नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सैलरी। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सुधा जी, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना क्या? फिर अमित बोला, माँ अभी सोने देना कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। सुधा जी बोली, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती है। सुधा जी कहती है, कविता कैसी हो? कविता, हाँ सुधा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? सुधा जी बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात बता, मैंने तुझे कहा था कि अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए तूने कुछ किया या नहीं? हाँ मैंने बात की थी, मेरी दूर के रिश्तेदार में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगी, तो जल्दी से बात चलाना। और हाँ, उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। कविता बोली, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सभी का रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिन में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती है। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वह संजना आ जाती है। बहू, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? संजना बोली, जी मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करें यह ठीक नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुधा जी बोली, बहू तुम अभी नहीं आई हो, थोड़ी देर आराम करो, बाद में तुम्हें तो यही से घर संभालना है। संजना बोली, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं आपकी मदद करती रहूंगी, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सुधा के हाथ पटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर को संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था, वो केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती है, उनके कान में आवाज आती है। संजना अपनी सहेली के साथ बैठी बात कर रही थी। संजना, अमीषा तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तो यहाँ मौज मारती है। एक जो मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अमीषा, यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। संजना बोली, अरे वो तो एक चाल थी अमित को बस में करने के लिए, अगर मैं ऐसा ना करती तो वो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहता। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथ में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। जिस बहू को इतना सीधा समझ रही थी, वो तो इससे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, संजना, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलिया से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती है। अमीषा बोली, संजना लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। फिर संजना बोली, अच्छा है, उनका भ्रम जितना जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि ये बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। वो सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी बोली, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैर पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब कुछ भूल गई। अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। सुधा जी बोली, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बात सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत है? आज से अमित की सैलरी भी तुम्हें ही देगा, मैं बस घर की शांति चाहती हूँ। संजना बोली, माँ जी वो आपके रहते तो हो ही नहीं सकती, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित अपने बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी की धक्का लगा, वो अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ गई। सुधा जी बोली, बहू तुम आखिर क्या चाहती हो? संजना बोली, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धाश्रम में चली जाए। अमित को मैं कोई न कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी, आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती है। सुधा जी बोली, लेकिन बेटी मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई नहीं तक की। संजना बोली, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती, आप कल ही चले जाइए, जो कुछ आपको ले जाना है ले जा सकती है, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। संजना जी जैसे जरूरत हो गई थी। जिस घर में उन्होंने उनके पति के ब्याह से सजाया था,
वो एक पल में पराया हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे लेट गई। उनका मन कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, उनके प्राण इसी घर में निकल जाए। रात को अमित के सोने के बाद सदना सुधा जी के कमरे में आती है। सदना बोली, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुधा जी बोली, बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यही एक कोने में पड़ी रहूंगी। सदना बोली, आपको एक बात समझ में नहीं आती, आपके रहते अमित कभी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद सदना सुधा जी के लिए कैब बुक कर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, सदना बोला, अमित आज मैंने तुमसे कुछ बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उनके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए वो गए हैं। अमित बोला, सदना मुझे फोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी है या नहीं। सदना बोली, अमित मैंने उन्हें पैसे दे दिए और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सदना रोते हुए अमित के पास आती है। सदना बोली, अमित बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस एक एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। अमित मुझे टूर वाले का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। सदना बोली, अमित मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। हर कोई दिन तक माँ को याद करते रोता रहता। कुछ दिन बाद सदना उसे समझाती है। सदना, अमित जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने आती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वहाँ बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगते, तभी वो देखता है कि मैले कुचेले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। अमित, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा जी बोली, बेटा सदना ने मुझे घर से निकाल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। सदना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वाले ने मुझे निकाल दिया, तब से मैं यही रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता तो खा लेती। तू कैसा है? अमित की आंखें से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुधा जी को देखते ही सदना घबरा जाती है। अमित, सदना तुमने मेरी माँ को मारा बताकर झूठ बोला, अब तुम इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। सदना बोली, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अमित, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी, चलो यहाँ से निकलो। सुधा जी बोली, बेटा बहू को घर से की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकालो, मेरे कहने में कहीं भी चली जाओगी, तुम दोनों सुख रहो। सदना बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा जी बोली, नहीं मेरे होते ये नहीं हो सकता। अमित इसे माफ कर दो और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। सदना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।